अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं जी फरहान अहमद। हम आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं फ़िज़िक्स के लिए। हमारा सीक्वेंस में जो सिलेबस चल रहा था या जो हमारा टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक के मुताबिक आज हम जिस एक जो है वो टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक का नाम है रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एंड renewable sources of energy। जी, तो हम सबसे पहले जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है जी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन से मुराद है जी ना होना, इसको मैं सिर्फ यहाँ पे ना लिखूँगा। रिन्यूएबल को अगर हम देखते हैं उर्दू में तो ये होगा काबिल तजदीद, यानी कि ऐसी चीज़ जिसको दोबारा इस्तेमाल ना किया जा सके, ना काबिल तजदीद। सोर्सेज मतलब ज़राए, तो एनर्जी हासिल करने के ऐसे सोर्सेज, ऐसे ज़राए जिनको दोबारा काबिल तजदीद ना बनाया जाए, जिनको दोबारा इस्तेमाल ना किया जा सके, वो तमाम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहलाते हैं। हमारे पास अगर इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखते हैं, हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, द सोर्सेज दैट we cannot use again and again are called नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। अब यहाँ पे इसकी हम बात करते हैं टाइप्स की। तो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में मेजर टाइप्स हैं दो। पहली हमारे पास जो टाइप है वो है जी फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स। दूसरी हमारे पास है न्यूक्लियर फ्यूल्स। जी, फॉसिल फ्यूल्स को सबसे पहले देखते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। ऐसे फ्यूल्स जो कि किसी भी जानदार के फॉसिल से बनते हैं, उन्हें फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। अब फॉसिल्स से क्या मुराद है जी? फॉसिल्स से मुराद है बाकियात। बाकियात यानी कि जब कोई इंसान, कोई जानदार चीज़, इंसान ही नहीं जानवर या कोई भी जानदार चीज़ जब मर जाती है तो मरने के बाद उसके जिस्म का जो हिस्सा डीकम्पोज होता है, उस हिस्से से जो फ्यूल बनते हैं उन फ्यूल्स को फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। इन फॉसिल फ्यूल्स में हमारे पास जो मेजर टाइप्स हैं वो है जी तीन। पहले नंबर पे कोल, जिसे हम कोयला भी कह सकते हैं। दूसरे नंबर पे ऑयल या तेल, और तीसरे नंबर पे गैस। कोल या कोयला, इससे हम सब वाकिफ़ हैं कि ये ज़मीन से निकलता है, और अगर हम कोयले को गौर से देखें तो उसकी जो शक्ल है या उसकी जो बनावट है वो दरख्त की टहनियों और दरख्त की लकड़ियों के साथ काफ़ी ज़्यादा मुशाबे होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक दरख्त जो कि एक जानदार है, वो एक ख़ास अरसा, एक ख़ास प्रेशर के नीचे ज़मीन में जब दबा रहता है तो उस वक़्त वो जो दरख्त है
उसके अंदर उसके केमिकल रिएक्शंस की वजह से वो अपने आप को कोयले में तब्दील कर लेता है। यही वो कोयला होता है जो कोयला जो है वो आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ऑयल या तेल, यह ज़मीन से निकलने वाला ख़ाम तेल होता है, रॉ ऑयल जिसको कहा जा सकता है। इस तेल से पेट्रोल, डीज़ल और जो केरोसिन ऑयल है ये जो अलग-अलग किए जाते हैं। ये हमारे पास वो ऑयल होता है जो कि जानदार जो जानवर हैं वो और जो जानदार जो इंसान है वो एक ख़ास प्रेशर के नीचे जब ज़मीन में दब जाते हैं तो उनकी बॉडी जब डीकम्पोज़ होती है, वहाँ से एक जो है वो सोर्स की तौर पे या एक जो है वो डीकम्पोज़ होने के रिएक्शन के तौर पे जो है ये ऑयल यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। गैस, ये गैस से मुराद मीथेन गैस है जो कि हमारे घरों में सुई गैस पाइप के ज़रिए आती है। ये भी जो गैस है वो इन्हीं जानदार अजसाम जिनमें जानवर और इंसान शामिल हैं उनकी डीकम्पोजिशन के दौरान जहाँ पर उनकी बॉडी में ऑयल्स जो है जनरेट होते हैं या ऑयल में कन्वर्ट होते हैं, वहीं पर वहाँ से जो डीकम्पोज होने के बाद कुछ जो है वो गैस की फॉर्म में जो चीज़ें रिलीज़ होती हैं वो यहाँ पर इस गैस के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं। ये तमाम हमारे पास है जी फॉसिल फ्यूल्स। अगर इन तमाम फॉसिल फ्यूल्स की डिटेल को देखा जाए तो हमें पता चलता है कि ये तमाम फॉसिल फ्यूल्स या तो कार्बन है या ये हाइड्रोकार्बन है। कार्बन अगर हैं तो रिएक्शन के दौरान हमारे पास यहाँ पर ये कार्बन जो है वो डायरेक्टली हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। अगर हम इस कार्बन को बर्न करते हैं तो हमारे पास क्या होता है जी, यहाँ पे कार्बन प्लस हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन है यह उससे रिएक्ट करेगा और नतीजे में हमारे पास क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। ये वो जो गैस है जो कि धुआं बन के यहाँ से उड़ जाती है और हमें नतीजे में सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे हीट मिलती है, जिस हीट को हम अक्सर जो है वो इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ कामों के लिए। अगर मैं हाइड्रोकार्बन्स की बात करता हूँ, हाइड्रोकार्बन्स की अगर मैं बात करता हूँ तो हाइड्रोकार्बन्स में मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हैं। इसको CH के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ तो प्लस यहाँ पर जब इसको बर्न किया जाएगा तो यह हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से मिलेगा और ये हमारे पास नतीजे में यहाँ पे बनाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हवा में धुआं बन के उड़ जाती है। और जब हाइड्रोजन जो है वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो वहाँ पर बना देता है H2O जो कि पानी की सूरत में वहाँ पर नमी के तौर पे ज़ाहिर होती है और फिर हीट की वजह से वेपर्स में कन्वर्ट होकर हवा में उड़ जाती है। यही वजह है कि जब हाइड्रोकार्बन्स को जलाया जाता है तो हमें वहाँ पर किसी किस्म का कोई पानी नज़र नहीं आता। हाँ, जलाते हुए वहाँ में हमें कुछ बबल्स की सूरत में पानी निकलता हुआ महसूस ज़रूर होता है, लेकिन फिर वो हीट की वजह से वेपर्स में कन्वर्ट होके हवा में उड़ जाता है। तो हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये फॉसिल फ्यूल्स के हमारे पास जो है वो तीनों हमने जो है वो इसकी टाइप्स हैं उनको देख लिया। इनके कार्बन और हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हमने देख लिया। इस टॉपिक में मज़ीद हमारे पास सिर्फ एक्सप्लेनेशन है कि जी हमारे पास जो एनर्जी के सोर्सेज हैं वो हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह करेंगे तो आने वाले चंद सालों में सोर्सेज जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। नीज़ जो है यहाँ पे बताया गया है कि इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है वगैरह वगैरह। तो बाकी इसकी जो है वो रीडिंग करने वाली बातें हैं, उन्हें जो है वो रीड कीजिएगा और जो है इसमें इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी यहाँ पे इन जो है वो फॉसिल फ्यूल वाले टॉपिक में आपको बता दी गई हैं। एक हमारे एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। उन एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है वाई कार्बन आर कॉल्ड, वाई फॉसिल फ्यूल्स आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, कि फॉसिल फ्यूल्स को नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्यों कहा जाता है। तो उसके लिए हम जो यहाँ पे रीज़न दे सकते हैं वो रीज़न क्या हो सकती है जी, फॉसिल फ्यूल
क्यों कहा जाता है? जी हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं जी, फॉसल फ्यूल क्यों कहा जाता है इसको नॉन रिन्यूएबल? तो हमने हमारी बुक में एक लाइन लिखी है जी, फॉसल फ्यूल्स took millions of years for their formation। ये लाइन हमारे पास बुक में लिखी है, हम इस लाइन को इस सवाल के जवाब के लिए इस्तेमाल करते हैं, और प्लस इसके आगे हम वही वाली डेफिनेशन जो हमने नॉन रिन्यूएबल सोर्स के लिए पढ़ी थी उसको यहाँ पर हम मज़ीद ऐड करेंगे। एंड दीज, बल्कि इस लफ्ज़ को काट देते हैं, हमारा जुमला वैसे भी मुकम्मल हो जाएगा। एंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। इस अगेन एंड अगेन की जगह पे हम मोर देन वन टाइम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मोर देन वन टाइम। तो इसके आगे हमारे पास आ जाएगी इसकी जो एक जो एंडिंग लाइन है, सो दैट these sources are called non-renewable energy sources। ये हमारे सवाल का जवाब भी यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। Fossil fuels took millions of years for their formation and cannot be used again and again, so that these sources are called non-renewable energy sources। तो हमारे पास यहाँ पे फॉसल फ्यूल का टॉपिक मुकम्मल हो गया। आगे हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियर फ्यूल्स। जी तो न्यूक्लियर फ्यूल्स हमारे पास जो टॉपिक है, न्यूक्लियर फ्यूल्स में हमारे पास क्या चीज़ है यहाँ पे, हमें यहाँ पे बताना है कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फ्यूल के तौर पे किस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है। तो न्यूक्लियर फ्यूल्स में हमारे पास एक एलिमेंट है जो ज़मीन से निकलता है, इस एलिमेंट का नाम है जी यूरेनियम। यूरेनियम का एक आइसोटॉप है जी U-235, 92 इसका एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मैस इसका 235 है। इसको इस्तेमाल किया जाता है, यूरेनियम को इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पे। यानी कि जब भी हमारे पास कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, उस न्यूक्लियर रिएक्शन में हमारा जो फ्यूल होगा वो होगा यूरेनियम 235। 235 ज़मीन से निकलता है और इसको दो तरीक़ों से हम इस्तेमाल करते हैं जी। एक हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो है जी फिशन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन में यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस को ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है और इसको दो अलग-अलग जो एलिमेंट है उसमें कन्वर्ट किया जाता है। एक हमारे पास एलिमेंट आ जाता है बेरियम और दूसरा बन जाता है क्रिप्टॉन। ये जो दोनों हमारे पास एलिमेंट हैं, ये दोनों एलिमेंट में जब हमारा यूरेनियम टूटेगा तो इसका न्यूक्लियस क्योंकि टूट चुका है, तो यहाँ से हमें नतीजे के तौर पे कुछ हीट एनर्जी मिलेगी। ये हीट एनर्जी वो एनर्जी है जो कि न्यूक्लियस के अंदर से निकल रही है। और जैसा कि हमने मैस एनर्जी इक्वेशन में पढ़ा था कि हम मैस को यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो हमारे मैस का जो कुछ हिस्सा है वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में, और वो एनर्जी यहाँ पे हीट की सूरत में हमें यहाँ पे नज़र आती है, या हीट की सूरत में हम इसको रिसीव करते हैं।
तो ये जो हीट है, इस हीट को हम फर्दर अपने मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसको एक बिजली घर के अंदर एटॉमिक रिएक्टर के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस हीट को फिर आगे पानी को बॉयल करने के लिए, और पानी को बॉयल करने के बाद इसी हीट को आगे जो है वो बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा हमारे पास जो इसका रिएक्शन है वो है जी फ्यूजन रिएक्शन। ये भी न्यूक्लियर रिएक्शन है, लेकिन इस न्यूक्लियर रिएक्शन में हमारे पास यूरेनियम एज आ फ्यूल इस्तेमाल नहीं होता। फ्यूजन से मुराद है दो छोटे एलिमेंट को फ्यूजन से मुराद है जी दो छोटे एलिमेंट को आपस में मिलाकर एक बड़ा एलिमेंट बनाना। ये हमारा वो रिएक्शन है जो कि मोस्टली बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर रखकर जो प्रोसेस होता है, और ये स्टार्स के ऊपर जो है वो नॉर्मली कंडक्ट होता है, जहाँ पर आयनाइजेशन का प्रोसेस होता है, और वहाँ से इस जो है प्रोसेस से जो हीट निकलती है वो उस स्टार की हीट के तौर पे ज़ाहिर होकर वहाँ से चलती हुई जो है वो सफ़र करती है दूसरी जगहों की तरफ। तो फ्यूजन का जो हमारा रिएक्शन है वो भी न्यूक्लियर ही रिएक्शन में काउंट होगा, लेकिन जो न्यूक्लियर फ्यूल्स यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं वो फ्यूल हमारे पास है यूरेनियम, जो कि फिशन रिएक्शन में इस्तेमाल होगा। इसके साथ ही हमारे पास जो है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स मुकम्मल हो जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के लिए हम जो है इंशाल्लाह अगली वीडियो में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ रहिएगा, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।